तहसीन पूनावाला जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। सुनील सिंह यादव जी ने जो बातें कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए तहसीन जी, कोरोना काल का जो मुद्दा था या जितने भी आरोप लगाए गए उस पर 2023 के विधानसभा के चुनाव हमने देख लिए। उत्तर प्रदेश में 403 में से कांग्रेस को मिलती हैं 2 सीटें, 111 सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी। अभी हाल ही में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के संपन्न हुए हैं उसमें भी हमने बीजेपी की स्थिति देख ली है। तो आप लोग ये जो मुद्दे उठा रहे हैं 2020 के, 2021 के, उस पर तो मुहर लग गई है ना जनता की। अगर ये मुद्दे इतने ज्यादा इम्पैक्ट करते तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता? लेकिन बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। तीनों राज्यों के नतीजे उठाकर देख लीजिए तहसीन पूनावाला जी आप। नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सीटें हासिल की इसका मतलब ये है कि वो मुद्दे नहीं थे कोविड के अंदर। क्या आप नहीं जानते आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपके कलीग जिनको कोविड से दिक्कतें हुई थी, ये मुद्दे हैं और ये उठाना होगा क्योंकि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस पूरी तरह से फेल हो गया था। अगर वर्तमान की केंद्र सरकार काम करती कोविड के समय तो देश की हालत नहीं होती। 4 घंटे में आते आपने लॉकडाउन करा, हजारों लोगों को आपने लाखों लोगों को आपने हजारों किलोमीटर चलाया, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया। कौन ये करता है? कोई सेंसिटिविटी नहीं थी। उसके बारे में करना होगा, उसके बारे में बातचीत करनी होगी, ये आपका कर्तव्य है। और बाकी उस मैनिफेस्टो में और विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे। क्या भाजपा कह सकती है कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है? कांग्रेस ने छाती ठोक के हम कास्ट सेंसस करेंगे। क्या बीजेपी आज कह दिया आपके शो पे हम कास्ट सेंसस नहीं होने देंगे? और होने देंगे तो क्यों नहीं किया 10 साल? माननीय राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर, मैं आज तक को कोट करता कह रहा है, उन्होंने कहा कि 2018 में पढ़ लें। तहसीन पूनावाला जी एक सेकेंड सर सुनिए ना, ठीक है, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। अब बताइए बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, बिहार वालों की जिंदगी में क्या पूरा बाहर आ गया है? अगर वहां पर मौजूदा स्थिति को हम देखें, कभी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, नहीं क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना कराकर किसकी जिंदगी बदल गई? आप मुझे बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल गया? जवाब दे देता हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, एक पन्ने में कांग्रेस पार्टी ये लिखती है कि जाति वाली विचारधारा से, जाति और धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। उसके बाद वाले पन्ने में लेकर आती है जातिगत जनगणना। तो पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं देश को? जाति से ऊपर उठना है या जातिगत जनगणना करवाना है? थैंक यू चित्रा जी, दोनों एक ही है। दोनों एक तरीके से कैसे हो सकता है? मैं जवाब दे दूं चित्रा जी, मैं समझा देता हूं। सबके विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन सवाल यह है बिहार में तो हम सब ने देख लिया ना। बिहार में तो बिहार के लोगों पर छोड़ती हूँ, जातिगत जनगणना हो जाने के बाद बिहार के लोगों की कितनी जिंदगी बदल गई, ये तो बड़ा सवाल है। मैं तो जाऊंगी रिपोर्टिंग, अभी दक्षिण भारत में हूं, मैं जाऊंगी बिहार, पूछूंगी कि आपकी जिंदगी में कितना बाहर आ गया जातिगत जनगणना के बाद। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। बोलिए क्या बदलाव आ जाएगा इससे? बहुत अच्छा सवाल है। कास्ट सेंसस हुआ बिहार के अंदर, कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे रिलीज हुआ और भाजपा ने षड्यंत्र करते नीतीश कुमार को वहां ले लिया। इसलिए कास्ट सर्वे के बाद जो लोगों को हिस्सेदारी मिलनी थी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, इसको रोक दिया गया। अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार होती, चित्रा जी मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं, उस कास्ट सर्वे के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। आपने कहा विकास होना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं चित्रा जी, हाथ जोड़कर पूछा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों टीवी चैनल्स के अंदर ओबीसी या दलित एंकर्स नहीं होने चाहिए? होने चाहिए और वो देना चाहिए। आप इतने क्वालिफाइड है, आप इतने क्वालिफाइड है, आपके जैसे ही क्वालिफाइड बिल्कुल होने चाहिए। हम वेलकम करेंगे इस बात को लेकर। नहीं हो रहा है तो ये करेंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें जाति थोड़ी ना लेकर आएंगे, जो अच्छा करे वो आगे बढ़े। सर इसमें जाति थोड़ी ना लेकर आएंगे जो अच्छा। नहीं, एक सेकेंड सर, मुझे लग रहा है, देखिए सर, इस देश को अंग्रेज बहुत बांट कर गए। अब कम से कम जातियों में हम और आप जैसे लोग मिलकर नहीं बांटे। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक सेकेंड तहसीन पूनावाला जी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बताएं बिहार में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद क्या बिहार के लोगों की जिंदगी बदल गई? और आप कह रहे हैं षड्यंत्र करके बीजेपी ले आई। नीतीश कुमार ने तो पहले ही आरजेडी को छोड़ा और नीतीश जी कितने दिन तक बीजेपी के पास रहेंगे ये भी अभी बैठकर नहीं बताया जा सकता है। जी चित्रा जी, अगर ये कास्ट सर्वे के बाद लोग तो जाति के जकड़न में जो समाज इस वक्त डूबा हुआ है उसको हम लोग तो और बढ़ावा नहीं देना। तहसीन पूनावाला, चित्रा जी मैं अपनी बात रख दूं?
मैं अपनी बात रख दूं। थैंक यू चित्रा जी। आप और मेरे जैसे लोगों का ही ये कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य हमारे संविधान के प्रति है कि इन लोगों को, के सारे हमारे भारतीयों को इंसाफ मिले, जो हमें मौका मिला वो इन हमारे भाइयों बहनों को मिले। इसलिए अगर कास्ट सर्वे हुआ बिहार में, अगर वो कास्ट सर्वे अच्छी इंप्लीमेंट होता शिक्षा जो आज देना भाजपा हमारा नहीं कर रही, कर्तव्य है, तो उनको रोजगार देना हमारा कर्तव्य है, गरीबों की जिंदगी को बदलना हमारा कर्तव्य है, ये बताना हमारा कर्तव्य नहीं है कि आपकी जाति ये है, आप पत्रकार हो, आपकी जाति ये है। तहसीन पूनावाला जी, आज तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन से दिशा में आप जा रहे हैं। हमको ये लोगों से नहीं पूछना होगा तुम कौन सी जाति के पत्रकार हो, बताओ। हमको पढ़ाई लिखाई करवानी होगी ना बच्चों की, जिनके पास नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग जी रहे हैं, दुनिया कहां से कहां जा रही है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, मुझे लगता है इस पर आप जवाब दे दीजिए। हाँ, हमें अच्छी शिक्षा दिए जाने की जरूरत है, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा हथियार है। वो लोगों को बताता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तहसीन पूनावाला जी, आपके लिए भी और इतना ही लागू होता है शलभ मणि त्रिपाठी की सरकार के लिए भी, कि वो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराए, रोजगार की व्यवस्था कराए। ये नहीं बताए कि तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारी जाति ये है। शलभ जी, आप अपनी बात करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए चित्रा जी। देखिए, तहसीन भाई को कितनी चिंता है, पता नहीं क्या जाति लेकर आ गए, बोल लीजिए। तहसीन भाई को कितनी चिंता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसी चिंता हमारे ओवैसी साहब को भी है। ये ओवैसी साहब को और तहसीन भाई को केवल हिंदू समाज दिख रहा है। ये शेख, सैयद, पठान, हजाम, पसमानदा ये नजर नहीं आता। मतलब तहसीन भाई को केवल दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा, हमारे ओवैसी को दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा, और राहुल गांधी को भी दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा तोड़ के रखा, हमेशा तोड़ने का प्रयास किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक देश बटेगा कैसे, देश को बर्बाद कैसे करेंगे? शेख, सैयद, पठान, हज्जाम, पसमानदा ये नजर नहीं आएगा, शिया सुन्नी नजर नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि तहसीन भाई, जिसने भगवान राम के साथ द्रोह किया और राष्ट्र के साथ द्रोह किया। राष्ट्र के साथ द्रोह क्या होता है कि जब धारा 370 हटी तो राहुल गांधी किसके साथ खड़े थे? पूरे देश ने देखा। अभी हमारे सुनील भाई कह रहे थे कि सरगना कौन है और चोर मचाए शोर। जाके दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए सुनील भाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना, कर रहे हैं, तब दिल्ली की जनता यही कह रही है, चोर मचाए शोर। आप जिनके साथ खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के तहसीन भाई मुझे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, कई डिबेट में मिले, कहते थे कि शराब का घोटाला हुआ है, केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करो, केजरीवाल को जेल भेजो। ये कौन सी नीति है कि जैसे ही कार्रवाई होनी शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई हुई, बीजेपी की शिकायत पर नहीं हुई, कांग्रेस की शिकायत पर जब कार्रवाई हुई तो आप जाके उनके पाले में खड़े हो, जाके आप लालू यादव के चरणों में लौट गए। लेकिन ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आप लाख बांटना चाहेंगे, ये देश बटेगा नहीं, ये देश बटने वाला नहीं है। ये देश समझ चुका है कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने काम किया, बाकी लोगों से भी प्रशंसा हुई। हाँ। कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के जो राष्ट्रपति थे किस प्रकार से पैर छू रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी का।